अब हमारे साथ मार्केट के महारथी पंकज मुरारका जुड़ रहे हैं, रेनेसा कैपिटल के सीईओ और फाउंडर। पंकज, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बात करने के लिए। आज क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के रिजल्ट्स हैं, तो मुझे ध्यान आया, हमारी लास्ट टाइम बातचीत हो रही थी, ये जो पूरी माइक्रो फाइनेंस स्पेस है बहुत सिक्लिकल है, बट क्या साइकिल इनके फेवर में आ रहा है? अगर स्पंदना के रिजल्ट्स देखें, हम कमेंट्री देखें, एक रिसेंटली आईपीओ भी आया हुआ है माइक्रो फाइनेंस का। आप इस स्पेस को देख रहे हैं, अपने एक्टिविटी बढ़ाइए यहाँ पे। गुड मॉर्निंग अजय। हाँ, तो जैसे कि आपने बताया अजय, एक माइक्रो फाइनेंस जो स्पेस है, मेरे को लगता है कि स्पेस एक तो ग्रोथ पोटेंशियल काफी है इस स्पेस में लॉन्ग टर्म, बिकॉज इंडिया रूरल एरिया में क्रेडिट की डिमांड काफी स्ट्रांग है और आने वाले लंबे समय तक रहेगी। मोर इम्पोर्टेंटली ये एक स्पेस एक स्वीट स्पॉट से मैं ऐसा कहना चाहूंगा गुजर रही है, जहाँ की जिस समय डेलिक्वेंसीज या जो बैड लोन्स हैं वो काफी लो है पूरे सेक्टर में। कलेक्शंस काफी हेल्दी है, स्ट्रांग है और ग्रोथ भी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्पेस काफी अच्छी दिख रही है। हमारा इस स्पेस में कुछ एक्सपोजर है ऑलरेडी, एक डायरेक्ट एक्सपोजर है हमारा। मैं केवल देना चाहूंगा, वी ओन फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस इन आवर पोर्टफोलियो। एंड उसके अलावा हमारा कुछ बैंकों में भी एक्सपोजर है जो उनका माइक्रो फाइनेंस से काफी अच्छा परसेंटेज बिजनेस आता है। तो मुझे लगता है ओवरऑल ये स्पेस पे व्यू अगर आप मेरे से पूछो तो काफी पॉजिटिव है मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। इसके अलावा मैं ऑटोज में देख रहा था, टाटा मोटर्स भी आपके पास है। सिर्फ मतलब जानकारी के लिए बता रहा हूं, बट टाटा मोटर्स में के बिजनेस मॉडल को हम एनालाइज करें तो ये बहुत लंबे समय के बाद हमने देखा, 10 साल के बाद पहली बार तो डिविडेंड दिया है, लॉसेस से टर्न हो गई है ये कंपनी। और दूसरी ऑटो कंपनी के कंपैरिजन में इसका एक बहुत बड़ा फेज साइडवेज रहा। यहां से अगर हम 4 से 6 8 क्वार्टर्स की बात करें तो आपको बिजनेस में इंप्रूवमेंट नजर आता है? निश्चित तौर पर अजय, मुझे लगता है ये जो टाटा मोटर्स आज है, इस कंपनी का एक पूरा रीइंकार्नेशन या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पिछले 5-6 सालों में, जिसमें कि इसके तीनों बिजनेसेस जो हैं, एक जो सबसे बड़ा बिजनेस अभी इनका है वो है जेएलआर, जो जैगवार और लैंड रोवर कार्स बनाते हैं और वोल्वो सेल करते हैं। उस बिजनेस में एक बहुत बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है, इन सब के रीऑर्गेनाइजेशन करने में 3-4 साल लग जाते हैं और बीच में 1-1.5 साल कोविड की वजह से लॉस्ट भी हो गए उनके। तो पर अब वो जो है जेएलआर जो है एक काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया है और आने वाले सालों में वो काफी अच्छा प्रॉफिट करेगा। इसी तरह से अगर आप देखें तो 5-6 साल पहले इनका पैसेंजर व्हीकल में टाटा मोटर्स की कारों का कोई मार्केट शेयर नहीं था। पर लास्ट 6 साल में उन्होंने काफी सारी नई कार लॉन्च की हैं। उन सभी कारों ने काफी अच्छा किया है। तो पैसेंजर व्हीकल मार्केट में टाटा मोटर्स एक थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर के रूप में उभर के आया है विद अबाउट 12-13% मार्केट शेयर, क्योंकि काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उस बिजनेस में। एंड लाइकवाइज उनका जो सीवी बिजनेस है वो भी काफी अच्छा कर रहा है, इकोनॉमी में अपटिक और मोमेंटम है उस वजह से। तो अगर आप देखें तो तीनों बिजनेस उनके काफी अच्छे कर रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले, अगर जैसे कि आप कह रहे हैं 6 से 8 क्वार्टर का व्यू लें, तो मुझे लगता है स्टॉक काफी अच्छा करेगा, बिकॉज कंपनी काफी कैश जनरेट कर रही है और प्रॉफिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहने वाली है। गुड मॉर्निंग। पिछले साल हमने कुछ साइक्लिकल स्लोडाउन ज़रूर देखे थे, पर्टिकुलरली इंडियन मार्केट्स में, कुछ सेक्टर्स में, कंजम्पशन थीम में, ओइंग टू दी स्टीप प्राइस हाइक्स और साथ ही कुछ हद तक इन्फ्लेशन सिनेरियोज जो कि लगातार बढ़ते हुए दिखे थे। लेकिन वहाँ से अब सिचुएशन क्या आपको लगती है बुल मार्केट फेज में और ज़्यादा एक्टिव होती हुई नजर आ रही है? क्या हम एक बुलिश फेज की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर हाँ तो फिर कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से पॉकेट्स हैं जो कि आपको इस वक्त इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं? तो मार्केट्स में हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है मानसी। हमें लगता है कि हमने एक नई मूव या बोले एक 18 महीने का जो कंसोलिडेशन हुआ मार्केट में अक्टूबर 21 से लेके मार्च 23 के बीच में, पर उस दौरान भी अगर आप देखें तो अंडरलाइन जो अर्निंग्स ग्रोथ हम बोलते हैं वो निफ्टी कंपनीज में काफी हेल्दी रही है। तो उसके चलते वैल्यूएशन पे काफी रीजनेबल हो गए हैं और मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट ने एक नया मूव शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर या उससे काफी पहले मार्केट एक नया हाई बनाएगा और एक हम बुल मार्केट के नए फेज में मार्केट जा चुका है या जा रहा है। तो हमारा व्यू मार्केट पे काफी पॉजिटिव है। सेक्टोरली अगर आप पूछें मुझे तो एक बैंक्स इस बार इस न्यू मूव के लीडर्स लग रहे हैं, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर्स वर द फर्स्ट टू मूव और सभी बैंकों के रिजल्ट्स काफी स्ट्रांग आए हैं। तो बैंकिंग सेक्टर ऐसा लग रहा है कि वो लीड लेगा या ले रहा है ऑलरेडी। और उसके अलावा एक इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड सेक्टर पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। अगर आप पिछले 18 महीने में देखें या 2 साल में देखें तो इनफैक्ट इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड जो है वो
एक्चुअली द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है, एंड वो दिख रहा है इकोनॉमी में कि एक इन्वेस्टमेंट साइकिल का रिवाइवल हो रहा है, और उसके चलते इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स कंपनी के ऑर्डर इनटेक्स में भी काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, और उनके नतीजे भी काफी अच्छे आ रहे हैं सभी कंपनियों के। आप देखें कुछ एक स्टॉक जैसे एबीबी है, तो वो लास्ट 18 महीने में डबल हो गया है स्टॉक, एंड लाइकवाइज सीमेंस इज आल्सो अप 80% इन लास्ट 15 मंथ्स। तो काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स क्या हैं, पूरे सेक्टर में प्राइस मोमेंटम भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक सेक्टर है जो हमें काफी अच्छा लग रहा है। और उसके अलावा हमें ऐसा लगता है कि फार्मा सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया लास्ट 3 साल में, पर वो सेक्टर कहीं ना कहीं बॉटम पे क्लोज है, और उस सेक्टर में भी अब इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट 1 से 2 साल का व्यू लेते हैं। पंकज, रियल एस्टेट के बारे में ये कहा जाता है कि रियल एस्टेट का ना थोड़ा लंबा साइकिल होता है। ये ग्राउंड पर तो दिखता ही है, 5-5, 8-8 साल चल जाता है। ये स्टॉक्स में भी चल सकता है। मैं मान के चलूँ कि अगले 5 साल 4 साल रियल एस्टेट में कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टेड रहना चाहिए। मुझे लगता है जहां तक रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड है वो काफी स्ट्रांग रहेगी। पोस्ट कोविड अब ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। लास्ट 3 ईयर में जो रियल एस्टेट सेल्स हैं वो प्रॉब्ली लास्ट डिकेड के हाईएस्ट सेल्स हमने देखी है, मंथ ऑन मंथ एंड ईयर ऑन ईयर इन द 10 बिग मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया। फैक्ट ये है कि कंज्यूमर का डिमांड सेंटिमेंट काफी स्ट्रांग है, और इंडिया में एक बिकॉज हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और एक रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कंटिन्यूस बेसिस पे चलता रहता है, तो हाउसिंग की एक कंटिन्यूस शॉर्टेज या स्कैर्सिटी रहती ही है। तो मुझे लगता है डिमांड ट्रेंड वाइज रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड काफी स्ट्रांग रहने वाली है आने वाले 5-7 सालों में, एंड अच्छी रियल एस्टेट कंपनीज विल डू वेरी वेल। तो सेक्टर के लिए अगर आप पूछें तो मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है। जहां तक स्टॉक्स की बात है, इन्वेस्टर्स को अपना ड्यू डिलिजेंस कर लेना चाहिए बिफोर पिकिंग द स्टॉक्स, बट यस मैं आपसे सहमत हूँ कि सेक्टर में डिमांड ट्रेंड काफी स्ट्रांग रहेगी। पंकज, एल&टी ने इस बार थोड़े से नरम रिजल्ट्स दिए मार्जिन को लेके, लेकिन गाइड किया कि सेकेंड हाफ में मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे। आप एल&टी के जो बिजनेस मॉडल को इस समय कैसे देखते हैं आगे आने वाले समय के लिए, क्योंकि बाजार बड़ा कॉशियस हो गया, 10%, 7-8% उसी दिन गिरा दिया था, और उसके बाद से साइडवेज है। बट मैं एल&टी के बिजनेस पे बात करना चाहता हूं आपसे। अजय, मैं वो जो रिजल्ट के बाद जो एक करेक्शन आया उसको ज्यादा महत्व नहीं दूंगा, क्योंकि प्री रिजल्ट स्टॉक में काफी अच्छी रैली भी हो गई थी। आपने सही कहा कि इस बार जब रिजल्ट्स आए तो थोड़े मार्जिन सॉफ्ट थे, और उसका कारण ये है कि हमने देखा है पिछले 12 महीनों में या 18 महीनों में कमोडिटी प्राइसेस काफी स्ट्रांग रहे हैं, पर कमोडिटी प्राइसेस अब काफी कूल ऑफ हो गए हैं, और उसके चलते मार्जिन जो है इस साल सेकंड हाफ में रिकवर हो जाएंगे। ओवरऑल ब्रॉडली अगर आप देखें तो एल&टी एक अमंग्स इंजीनियरिंग कंपनीज एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया के जितने भी कोर सेगमेंट्स हैं इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स, हर एक सेगमेंट में उनका प्रेजेंस है, चाहे वो हेवी इंजीनियरिंग हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो, चाहे मेटल एंड सीमेंट सेक्टर का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो एक ये बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव प्ले है पूरा इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे और इन्वेस्टमेंट साइकिल पे। तो गिवन द बैकड्रॉप जो है कि हमें लगता है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग रहेंगे, और पिछले 2 साल से हम एक रिवाइवल ऑफ इन्वेस्टमेंट साइकिल देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, जहां की कोर इंडस्ट्रीज में जो कंपनी है, अगर आप देखें कमोडिटी कंपनीज, चाहे वो स्टील कंपनी हो या एल्यूमिनियम कंपनी हो, चाहे वो कोल कंपनीज हो, ये सब बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान्स अनाउंस कर रही हैं, और ये इन्वेस्टमेंट प्लान्स और भी आगे जाके अनाउंस होंगे। तो इन सब का फायदा सारी इंजीनियरिंग कंपनीज को मिलेगा, और एल&टी बिंग द लार्जेस्ट वो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। तो मेरा आउटलुक एल&टी को लेके काफी पॉजिटिव है, अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म व्यू लें। शॉर्ट टर्म में क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ी सी मार्जिन वोलेटिलिटी हो सकती है, उसकी वजह से स्टॉक में 5-10% का अपसाइड डाउनसाइड मूवमेंट हो सकता है, बट डायरेक्शनली अगर देखें मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म व्यू से फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो आई थिंक एल&टी इज अ वेरी प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट आइडिया। देख रहा था कि सन फार्मा भी एक स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में है, और इस लाइट में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यूएस में जो प्राइसिंग प्रेशर था उसकी बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो इस बार लुपिन ने, सिप्ला ने, दोनों ने बड़ी अच्छी कमेंट्री दी। इनफैक्ट सिप्ला ने तो मार्जिन एक्सपेंशन की बात की, लुपिन ने भी कहा ये बात। क्या ये यूएस फेसिंग जेनरिक स्टॉक्स जो हैं वो इस समय अच्छे जोन में आ गए बड़े करेक्शन के बाद? इन तीनों स्टॉक्स में आपका कोई व्यू? एब्सोल्युटली अजय, मुझे लगता है अगर आप देखें तो यूएस जेनरिक्स की जो आपने बात कही,
तो वहाँ पे एक बड़ा स्टीप प्राइसिंग इरोजन हुआ है ड्रग प्राइसेस में यूएस जेनरिक मार्केट्स में लास्ट 3 साल में। पर अब इंडस्ट्री ऐसे स्टेज पे पहुंच गई है जहाँ पे काफी सारे जेनरिक ड्रग कंपनीज जो है वो लॉस बनाने लगी हैं और काफी ड्रग्स के प्राइसेस जो है कॉस्ट के बिलो चले गए हैं। जब ऐसा होता है जेनरिक मार्केट में तो काफी कैपेसिटी क्लोजर हो जाता है। जो यूएस यूरोप में है जेनरिक ड्रग्स की कैपेसिटी वो क्लोज हो जाती है और वो मैन्युफैक्चरिंग इमर्जिंग मार्केट्स या डेवलप मार्केट्स इंडिया जैसी लो कॉस्ट कंट्रीज में मूव हो जाती हैं। और उसके बाद एक फिर वो साइकिल आता है जहाँ पे प्राइसेस स्टेबलाइज होकर फिर आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल पिछले 25 साल में मैंने देखा एक 7-8 साल का ओवरऑल साइकिल चलता है यूएस जेनरिक ड्रग्स में, जहाँ पे 3-4 साल की तेजी चलती है फिर 2-3 साल की मंदी आ जाती है। तो हम एक स्टेट पे हैं जहाँ पे जेनरिक ड्रग के जो प्राइसेस हैं यूएस में वो अब स्टेबलाइज होते नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे मुझे लगता है यहाँ से फिलहाल तो नहीं पर आने वाले 1-1.5 साल में शायद प्राइसिंग इंप्रूवमेंट या इंक्रीज भी आ सकता है। तो इसके चलते जो कंपनीज हैं जो यूएस जेनरिक मार्केट में फोकस्ड हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और उनके प्रॉफिट भी हमें लगता है कि क्लियरली बॉटम आउट हो गए हैं और यहाँ से जैसे कि आपने बताया था कि उनके वैल्यूएशन एंड स्टॉक प्राइस काफी करेक्ट हो गए, ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बेट बनता है। अभी कमोडिटी प्राइसेस की बात आप कर रहे थे, एक बड़ा फैक्टर है क्रूड प्राइसेस का कूल ऑफ होना। वैसे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर बात करें एक स्लो डाउन के संकेत है क्रूड प्राइसेस का कूल ऑफ होना, लेकिन भारत के लिए हमारे मार्केट्स के लिए बिकॉज हम इंपोर्ट करते हैं तो एक पॉजिटिव है। क्या आपको क्रूड प्राइसेस कूल ऑफ एक सस्टेनेबल मोमेंटम लगता है और कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ पर, इन पर्टिकुलर क्रूड पर, एनर्जी पैक पर आपका आउटलुक क्या होगा? मानसी आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी एक एनर्जी डिपेंडेंस है दुनिया पे जो एक हमारी एनर्जी इनसिक्योरिटी है, एक इंडिया का एक कोर मुद्दा है कि हम 90% ऑफ हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए एक्सटर्नल वर्ल्ड पे डिपेंडेंट है बिकॉज हमारा ओन प्रोडक्शन जो है वो काफी कम है और क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्ट्रांग है तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स एवरी ईयर बढ़ती रहती है। और एक क्रूड जो है एक बहुत बड़ा स्विंग फैक्टर है बिकॉज ऑलमोस्ट वी इंपोर्ट $100 बिलियन ऑफ क्रूड ऑयल एवरी ईयर और उसकी वजह से क्रूड में प्राइस में उतार चढ़ाव होने से काफी इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे। अब क्रूड पे लॉन्ग टर्म व्यू लेना काफी डिफिकल्ट है बिकॉज वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स चलते हैं और उसके अलावा जो एक सबसे बड़ा ब्लॉक है ओपेक प्लस जो है वो भी अपने सप्लाई एडजस्ट करता रहता है डिमांड के साथ में बिकॉज वो चाहते हैं कि क्रूड के प्राइसेस फ्लोर से ज्यादा नीचे नहीं गिरे बिकॉज ये काफी सारी कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में जिनका पूरा जो रेवेन्यू और गवर्नमेंट है वो खाली क्रूड लिंक रेवेन्यू से चलती है। तो इसीलिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेना डिफिकल्ट है क्रूड पे। बट फिलहाल ऐसा लग रहा है कि गिवन दैट वेस्टर्न वर्ल्ड में एक रिसेशन आने वाला है एटलीस्ट सेकेंड हाफ इस साल के, तो क्रूड प्राइसेस फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो करंट प्राइसेस चल रहे हैं $70 जो चल रहा है ब्रेंट उसके आसपास ही रहेंगे। फिलहाल इस साल मुझे नहीं लगता कि क्रूड प्राइस में कोई बहुत बड़ी तेजी आएगी, पर नेक्स्ट ईयर जब डेवलप्ड इकोनॉमीज रिकवर होती हैं तो मुझे लगता है क्रूड वापस यहाँ से बढ़ सकता है। पर ये साल के लिए मुझे लगता है क्रूड एक रेंज में रहना चाहिए एंड दैट शुड बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। ज़्यादातर मुद्दों पर बातचीत हुई और आपने उसका बिल्कुल सुलझा हुआ जवाब भी दिया कि क्या करना चाहिए, इस समय क्या अप्रोच होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।